खुश रहिए महिमा। क्या हाल है? सब बढ़िया। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 8। ओके। हाँ महिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, पर अभी तो ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं आप लोग की क्लास अब रेगुलर लूँगी। एक दिन क्लास में मिस की थी। मंडे को मैंने क्लास नहीं लिया था, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी। अब तो ठीक हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं 2 क्लास रोज़ लूँ। 1 क्लास तो रेगुलर लूँगी ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 क्लास लें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी-जल्दी कवर करें। ओके? इस मंथ में हम सोच रहे हैं कि कितने दिन बचे हैं, 10 डेज बचे हैं ना, तो जल्दी जल्दी करके कम से कम 2-3 यूनिट तो खत्म कर दें। अगर 2-2 क्लास लेंगे तो 2 यूनिट तो खत्म ही हो जाएगी, ताकि आप लोग को पूरा टाइम मिल सके रिवीजन का। थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके। महिमा, आप ही एमिट कर रही हैं ना? अगर आप एमिट कर रही हैं तो आप देख रही होंगी जो एमिट का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस आपके नेट का सिलेबस है। हमें लगता है कि कम से कम 95-98% जो सिलेबस है वो सेम, एमएड का जो सिलेबस था वो एकदम सेम होता है नेट का सिलेबस। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन अब जहाँ से हम किए हैं वहाँ का सिलेबस तो एकदम नेट की तरह था। आपकी यूनिवर्सिटी का भी अगर कितना भी कम होगा तो 95 तो मान के चलिए होगा ही। तो आप जो यहाँ पढ़ रही हैं वो आपके एमएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही चीज़ें आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसका दो दो चीज़ इसमें है। पहला क्या है? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये आपका यूनिट का नेम है। चलिए अब पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। हाँ, इतने सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं, तो एक बार हम ऐसे रिकैप कर देते हैं, उसको फिर से बता देते हैं। आप लोग के पास तो सिलेबस होगा ही, तो लेकिन फिर भी हम फिर से बता देते हैं एक बार। इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं इसको। हाँ, एज ए डिसिप्लिन। हाँ, और इसमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओके, और इनफॉर्मल। तीनों वे में पढ़ना कि फॉर्मल में क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, और नॉन फॉर्मल में क्या कैसे यूज होती है, और इनफॉर्मल में कैसे यूज होती है। और इसमें क्या पढ़ना है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। नॉन फॉर्मल में हम लोग को ओपन एंड डिस्टेंस, क्योंकि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होती है वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही तरीका है, इसलिए इसमें ऐसे दिया हुआ है। और फिर क्या पढ़ना? ओवरव्यू ऑफ बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हल्का सा मतलब बता देंगे, पूरा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप में हमने यूनिट किसमें पढ़ाया था? यूनिट 3 में हमने इसको पढ़ाया। लर्नर वाली जो थ्योरी थी उसमें मैंने इसको पढ़ाया, बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया। तो आप लोग वहां जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा।
उसमें हम स्किनर के बारे में बताएं, पियाजे के बारे में बताएं, आसुबेल के बारे में, ब्रूनर के बारे में बताएं, इवागोत्स्की के बारे में हम नहीं बताएं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस क्लास में हम बता देंगे, इस यूनिट में वाइगोत्स्की के बारे में बता देंगे। फिर क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप, मतलब कि कोई लार्ज ग्रुप है, कोई स्मॉल ग्रुप है, कोई फॉर्मल ग्रुप है, कोई इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। तो उसको हम इंस्ट्रक्शन देते समय क्या क्या हम तकनीकी का यूज करेंगे, इस मतलब क्या क्या हमारा मतलब ये होगा कि जो हमारा क्या क्या प्लान रहेगा, किस हिसाब से हम उसको मेथड किस हिसाब से यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन देना है अगर हमको, तो लार्ज स्मॉल फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ग्रुप में। ये जो आपका यूनिट 8 है ना, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ आपको इसमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं, इसमें रट्टा नहीं मारना है। जो मैं समझाऊंगी बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और आपको समझ में आता रहेगा, इसमें कुछ नहीं रटना है। रटने वाला जो जो चीज़ें याद करनी है वो आपका क्या है, यूनिट बी में है, ठीक है ना। 8 का जो बी पार्ट है उसमें चीज़ें आपको उसमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है। एडीडीआई मॉडल है, एश्योर मॉडल है, डिक एंड कैरी का मॉडल है। तो ये सब चीज़ें आपको वो याद करनी पड़ेगी कि डिक ने क्या बोला था, एडीडीआई मॉडल क्या है, ये सब आपको रटना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ समझना है पार्ट में, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हिंदी में बताते चलते हैं क्या क्या पढ़ना हम लोग को, अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसी को बोलते हैं ईटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दोनों के बारे में, मतलब आईसीटी। उसके बाद क्या पढ़ना है, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना, औपचारिक, अनौपचारिक एंड, ठीक है, औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ना, और क्या पढ़ना है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं फिर क्या है, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है, उसमें व्यवहारवाद को पढ़ना है, संज्ञानात्मक को पढ़ना है और रचनावाद को पढ़ना है। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ मतलब लोगों के नाम इसमें दे दिए हैं कि किसको किसको हमको पढ़ना है। इसमें स्किनर को और पियाजे को और आसुबेल, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना। वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ाएंगे और बाकी चीजें हम यूनिट 3 में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख लेंगे वो वाली वीडियो। लर्निंग थ्योरी अगर जिसका नोट्स बन गया है वो तो अपना नोट्स में देख लेगा। जो लोग नए बच्चे ऐड हुए हैं बहुत सारे, वो लोग यूनिट 3 जाके देख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार-बार अगर एक ही चीज़ रिपीट करेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये चारों पढ़ाने में एक पूरी क्लास लग जाएगी। लर्निंग थ्योरीज और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और क्या करेंगे, छोटे समूह जो हैं, मतलब कि बड़े समूह, लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और औपचारिक और गैर औपचारिक समूहों के लिए कैसे इंस्ट्रक्शंस हमको देने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड इवनिंग शिल्पी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है। ओके शिल्पी, अब हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हिंदी इंग्लिश दोनों है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मीनिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले हमको देखना है कि टेक्नोलॉजी क्या है, उसके उसके बाद हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे। टेक्नोलॉजी को देखिए, द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है, टेक्निक एंड लोगिया से मिलकर बना है। टेक्निक का मतलब होता है आर्ट और स्किल, ठीक है, मतलब कला या फिर जो मतलब जो हमारी स्किल है हमारे अंदर, वो चीजें दोनों एक ही हुआ। और लोगिया का मतलब क्या हो गया, साइंस और स्टडी, मतलब कि आर्ट या स्किल को स्टडी करना ही हमारा टेक्नोलॉजी हो जाएगा। सो सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट ऑफ स्किल। एक कला या कौशल के अध्ययन का अध्ययन करना ही क्या है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, ठीक है। टेक्नोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, तकनीकी और लॉजिया, ठीक है। तो इसमें टेक्निक का अर्थ क्या है, कला या कौशल, और लॉगिया का अर्थ क्या है, विज्ञान या अध्ययन। ये सब चीजें आएंगी नहीं, बस ऐसे समझने के लिए ये चीजें थोड़ी पूछी जाएंगी, किस सबसे मिलकर बना, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा।
टेक्नोलॉजी एक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग एक ऐसे पढ़ा कि कहाँ से वर्ड आया। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हीरा के द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन। देखते हैं। टेक्नोलॉजी इज द सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल विच आर यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कम्युनिटी। जो प्रौद्योगिकी है वो उपकरण और कौशल का क्या है, एक सेट है। हम्म, इसमें क्या क्या, इसमें इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और स्किल होती है, और स्किल के थ्रू ही हम कोई इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं। जैसे कि अभी हम लैपटॉप चला रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमको हमारे अंदर वो स्किल डेवलप है, मतलब हमारे अंदर वो कौशल है कि हम लैपटॉप चला सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर मुझे आएगा तो चला पाएंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं चला पाएंगे। ये हो गया है कि, और ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे अगर जो चीजें आ रही हैं तो मतलब ये हो गया कि मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल विच आर यूज, ठीक है, जो समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और टेक्नोलॉजी का इसमें बताया गया है, हीरा के द्वारा बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, वो समुदाय की जरूरतों को पूरा करने। समुदाय मतलब कि जो पब्लिक है हमारी, वो हो गई हमारी समुदाय, उनकी ज़रूरतों को पूरा, मतलब पब्लिक की भी ज़रूरत क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ टीचिंग प्रीफर हो रही है, कि बच्चे जो छोटे बच्चे वो भी घर बैठ के देख रहे हैं, जो बड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है। तो ये किसमें, इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का हम किस लिए यूज कर रहे हैं, एक बहुत बड़े समुदाय को ध्यान में रखकर उसका यूज हो रहा है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के यूज हो रहा है। ये किसके द्वारा बोला गया था, हियरा के द्वारा बोला गया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट, जो मेन डिफिनेशन है वो यहाँ आती है, ठीक है, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें किस फील्ड की हम स्टडी करते हैं, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इसमें हम एनालाइजिंग करते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसमें हम करते हैं। द इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट, लर्निंग मटेरियल, लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। हम क्या क्या यूज करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, डिजाइनिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कहीं पे इम्प्लीमेंट लागू करना, ठीक है, उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं। कब करते हैं, कि उसका इंस्ट्रक्शन एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग मटेरियल होते हैं, और कौन होगा, किसके ऊपर करेंगे, लर्नर के ऊपर करेंगे। किस लिए करेंगे, टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, लर्निंग और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल सी बात में समझिए कि जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम एजुकेशन के फील्ड में करते हैं, जैसे कि अभी जो चीज़ें यूज हो रही है, लैपटॉप यूज हो रहा है, ठीक है, माइक यूज हो रहा है, कैमरा यूज हो रहा है, पेन ड्राइव यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही, लाइट का यूज हो रहा है। तो इसका यूज किस लिए हो रहा है, इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यही हो गया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हम जब किसी चीज़ पे करते हैं, किसी चीज़ का यहाँ से मतलब है कि एजुकेशन में करते हैं, तो वो चीज़ें आ जाएंगी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्यों यूज कर रहे हैं, लर्नर के लिए कर रहे हैं, जिसको पढ़ना है उसके लिए कर रहे हैं। और उससे फायदा क्या हो जाएगा, जो इम्प्रूव होगा, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों इम्प्रूव, आपकी जो आपको जो समझने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर हम ऐसे आते बात करते तो कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हम स्लाइड दिखा के बात करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं। तो इससे आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव हुई और मेरी टीचिंग भी इम्प्रूव, मुझे पढ़ाने का तरीका भी अच्छे से आ रहा है कि कैसे पढ़ाना है कि हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखते हैं, ये ऐसा एक इमेज दिख रहा होगा आपको कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत सारा यूज है, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, पहले तो अलार्म का यूज करते हैं, अलार्म बजता है, ये भी टेक्नोलॉजी से ही बना है ना, तो पढ़ाई में इसका भी यूज होता है। और क्या क्या, कैलकुलेटर का यूज होता है, वॉच का यूज होता है, ठीक है, कुछ लेबोरेटरी वर्क का यूज होता है, और माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किस में यूज होती हैं, एजुकेशन में यूज होती हैं। तो जब टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में हो रहा है तो वही हो जाएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नॉर्मल सी बात है। आ रहा है समझ में सबको।
एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले। आप लोग बताइए क्या करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द okay Mehma, is the use of any computer storage networking and the physical devices, infrastructure and process to create, process, store, secure and exchange all form of electronic data। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे नाम से ही आप लोग, नाम जो है आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना होगा, इंफॉर्मेशन आईटी, आईटी आईटी का फील्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा, ठीक है। तो कुछ अलग से इसमें नहीं आया, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आपके इस यूनिट में है। तो हम लोग इसको एक बार हिंदी देख लेते हैं, फिर उसको बताते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के सभी रूपों को बनाने, संसाधित करने, स्टोर करने, सुरक्षित करने और विनिमय करने के लिए किसी भी कंप्यूटर, भंडारण, नेटवर्किंग और अन्य भौतिक उपकरण, बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं का उपयोग है। मतलब कि हम टेक्नोलॉजी में, मतलब कि जो भी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि कंप्यूटर बना है आपका, ठीक है। कंप्यूटर का काम क्या क्या है, आपका जो डेटा है उसको स्टोर कर रहा है। जैसे आपका मोबाइल है, आप इस समय मोबाइल से हमारी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप अपनी मोबाइल एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और आपके मोबाइल में क्या है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी है, क्या क्या बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर हुई है, उसमें नेटवर्किंग का काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो मोबाइल इसमें यूज आ रहा है, आपकी टीचिंग में यूज आ रहा है, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी आप कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, आप अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, और उससे इंफॉर्मेशन भी आप उसमें इकट्ठा कर रहे हैं, और उससे इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब यही हुआ कि हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करते हैं वो इंफॉर्मेशन के तौर पर भी करते हैं, चीज़ों से इन्फॉर्म होने के लिए। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल से क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको होती है, आप यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब देख रहे हैं, आप गूगल देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप एजुकेशन के पर्पज से अपनी चीज़ों से, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसका बहुत सारे यूजेस हैं जो आप डेली भी यूज करते हैं। इसमें आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किस किस चीज़ों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। सर ये क्या है, सर्वर है, जो आपका सर्वर है उससे ले रहे हैं, इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत सारे, जैसे आप में क्या फिलर फॉर्म का एप्लीकेशन है, तो उससे आपको क्या मिलता है, फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, कि कौन सा क्लास कब हो रहा है, फर्स्ट फरवरी क्लास कब हो रही है, सेकंड फरवरी क्लास कब हो रही है, क्लास होगी कि नहीं होगी, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ना, जिसका उपयोग आप इंफॉर्मेशन लेने में कर रहे हैं। तो ये हो गया आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर छोटे छोटे टर्म है, बस आप उसका क्या है कि उसको बस हल्का सा समझते चलिए, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ओके। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। बस क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देके समझने का इस पर है, फिर और कुछ नहीं इसमें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी। इसमें क्या है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। मतलब कि अभी आपकी जो मोबाइल है जिसमें आप गूगल में देख रहे हैं, ठीक है, गूगल में आप गए तो आप उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लिए, उसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ओके। लेकिन मान लीजिए उसमें जैसे कि उसमें यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब की कोई लाइव क्लास आप देख रहे हैं, उसमें आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं अपने टीचर के साथ, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने टीचर से पूछते हैं, टीचर तुरंत रिप्लाई, मतलब कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। The term information and communication technology includes various forms of technology। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। That are used to create, किसके लिए यूज होता है, क्रिएट, कोई चीज बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, एंड ट्रांसमिट। प्रोसेस मतलब कोई चीज प्रोसेस में चल रही है, और ट्रांसमिट का मतलब क्या हो गया कि एक एक चीज दूसरे चीज में साझा करना, मतलब कि जो हमारी जानकारी है, वो हमारी जो जानकारी वो हम आपसे साझा कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। तो ये क्या हो गया, किसके थ्रू कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी।
ओके, तो ये हो जाएगा। और हम दे क्या रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप अगर एक साथ बोलेंगे तो ऐसे कह सकते हैं। ये किसके द्वारा कही गई थी, यूनेस्को के द्वारा 2007 में ये डिफिनेशन दी गई है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब कि आईसीटी शब्द में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जानकारी बनाने, प्रदर्शित करने, स्टोर करने, संसाधित करने, ठीक है, संचालित होगा यहाँ पे संसाधित का मतलब शेयर का है क्या, इसमें संचालित करने और साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश दोनों भी है इसमें भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज ए ब्रॉडर टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये किसका पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बस इसमें क्या है, इसमें हम इंफॉर्मेशन लेते लेते हम कम्युनिकेट भी करते हैं। जैसे कि आपका फिलर फॉर्म ऐप है, वो आपका क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप तरह उसको यूज कर रहे हैं। अब आप उससे अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पर उसका क्या है, एक चैट सेक्शन है। उस सेक्शन पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आपने उसमें क्वेश्चन डाला, तो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया तुरंत। ठीक है, तो वहां पे कम्युनिकेशन हो गया। तो फिर वो आपका फिलर फॉर्म किस तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आईसीटी की तरह, मतलब उसमें आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो जो आईसीटी है, आईसीटी इज द पार्ट ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, which refers to all communication technology include the internet, वायरलेस नेटवर्क। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इंटरनेट होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मिडिलवेयर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय क्या होता है, नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट पे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वायरलेस नेटवर्क होते हैं, जो वायरलेस वाले जो फोन होते हैं, आप समझ रहे होंगे, उससे हम लोग बातचीत करते हैं। सेल फोन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर से वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, या फिर समझ लीजिए ईमेल्स वगैरह भेजें तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, जैसे जूम है, वो सॉफ्टवेयर है ना, उससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। मिडिलवेयर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्क के बारे में सब जान रहे हैं। एंड अदर मीडिया एप्लीकेशन एंड सर्विस इनेबल यूजर टू एक्सेस। ठीक है, तो सब मिला के आप बस इतना समझिए कि जब हम चीजों के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा, किस में आएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना संचार, हम हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, के लिए एक व्यापक शब्द है जो इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अन्य सही सभी संचार तकनीकों को संदर्भित करता है। मीडिया एप्लीकेशन और सेवाएं जो उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप में जानकारी तक पहुंचाते हैं, पुनः प्राप्त करना, स्टोर करना, संचारित करने और हेरफेर करने में सक्षम बनाती है। इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कि किसी चीज को हम पुनः प्राप्त करते हैं, मतलब कि आपने जो चीज नहीं, मतलब कहीं खो गई, तो चीज को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अपनी चीजों को, अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं, उसमें हेर फेर भी कर सकते हैं। ये सब चीजें हम टेक्नोलॉजी में करते हैं। और उसके पार्ट क्या क्या है, इंटरनेट हुआ, वायरलेस नेटवर्क हो गया, सेल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ढेर सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने को यहाँ रख लीजिए, तो आप चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, आप चारों तरफ से आईसीटी के थ्रू घिरे हुए हैं। ठीक है, कैसे घिरे हुए हैं देखिए, कम्युनिकेशन आप में हो रहा है, आपसे कैसे कैसे हो रहा है, कंटेंट के थ्रू हो रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, अकाउंट के थ्रू हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, सर्च के थ्रू हो रहा है, और रिसोर्स हो रहा है। ठीक है, तो ढेर सारे ऐसे नेटवर्क जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहते हैं। अब आप में एक पार्ट है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दो चीजें आपकी हैं, है सेम, लेकिन इसको डिफरेंट आपको समझ के चलना है। ठीक है, सेम नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि सेम लगता होगा, लेकिन सेम नहीं है। उसका जो डिफरेंट है वो हम लोग ध्यान देके चलेंगे कि क्या है। ठीक है,
इसमें आप पहले इसको आप ना इंग्लिश से अच्छा है कि आप हिंदी में समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इनका मतलब क्या हो गया नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप किसमें कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हुई होगी आई थिंक आप लोग को कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जब हम एजुकेशन में करेंगे वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी ऑफ इन एजुकेशन। और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होगा कि मतलब कि एजुकेशन का टेक्नोलॉजी ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, अभी हम उसको भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग एक करके पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मतलब कि आपकी एजुकेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वही होगा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आपके एजुकेशन में क्या क्या अच्छा आप लोग बताइए कि एजुकेशन में आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चैट करके बताइए, तब तक मैं आपको आगे पढ़ाती रहूँ, ठीक है। एजुकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। It refers to the use of equipment and machine for educational purpose. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है उपकरण होते हैं और मशीनें होती हैं जो हम एजुकेशन पर्पस से उपयोग मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए उपयोग करते हैं। फिर क्या हो गया, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं एजुकेशन मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, एजुकेशन में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, किस किस चीजों का उपयोग करते हैं। फिल्म्स का, फिल्म्स मतलब कि स्लाइड जो आप समझ लीजिए उसको दिखाइए, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं हम, रेडियो का यूज करते हैं हम, टेलीविजन का यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर का यूज करते हैं, टीचिंग मशीन्स होती हैं बहुत सारी उसका यूज करते हैं, कंप्यूटर आदि का उपयोग करते हैं। मतलब कि इन सब चीजों का उपयोग करके हम अपनी जो एजुकेशन है उसको क्या करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में करते हैं उसी को करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब देखिए टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, आपका मतलब आप क्या समझेंगे इसमें, का लगा के समझिए। तो देखते क्या क्या चीजें हैं, इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस लाइक साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, ठीक है। इसमें आप समझिए कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कि अगर आपको किसी को शिक्षा देनी है, जैसे हमको आपको शिक्षा देनी है, ठीक है, शिक्षा का मतलब क्या हो गया, आपको टीचिंग देनी है, आपको हमें टीचिंग देनी है, तो हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। क्या क्या तकनीकी यूज करेंगे मतलब क्या क्या हम उसमें मेथड यूज करेंगे, बहुत सारे हम मेथड यूज करेंगे ना। आपको आपको पढ़ाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टीचिंग लर्निंग के बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, ठीक है। तो जब हम टीचिंग को अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम जो जो मेथड यूज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन में कोई चीज जैसे कोई कोई उपकरण यूज करते हैं तो वो होता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और टीचिंग ऑफ द मेथड, बस सिंपल से समझिए कि मेथड ऑफ द टीचिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नॉर्मल सा। ज्यादा चीजों के बीच में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल टीचिंग, लर्निंग प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेशन etc. It is considered with the study of educational problem and the technique to be used in solving the teaching learning problem so that best result can be achieved. इसका मतलब ये हो गया कि एजुकेशन जब हम आपको कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी टीचिंग करा रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे मतलब टीचिंग करा रहे हैं, तो उसमें क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आपके पास कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक पीवाईक्यू है, आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज, तो हम आपको सॉल्व करना मतलब उसको बता रहे हैं कि इसका ये मेथड है, इसका वो मेथड है, ठीक है। जैसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो अपनी टीचर से पूछा तो टीचर क्या बोला कि इसकी एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम है। तो जब टीचर है वो उसको प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, तो कैसे सॉल्व करेगा, कोई ना कोई टेक्निक लगा के सॉल्व करेगा ना।
तो उससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, और फिर उससे क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट शुड बी अचीव्ड। वह व्यवहारिक विज्ञान जैसे शैक्षिक सिद्धांतों के मनोविज्ञान और व्यवहारिक शिक्षण सीखने की समस्याओं, निर्देश और प्रेरणा आदि के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। यह शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और शिक्षण अधिगम समस्या को हल करने में उपयोग की जाने वाली तकनीकी से संबंधित है, ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाए। इसमें क्या होता है, जो शैक्षिक समस्याएं हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ न कुछ क्या करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं। हम्म? कुछ न कुछ हम तकनीक का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कोई कोई जो हमारी प्रॉब्लम आए, कोई हमारी जो समस्या आई उसको सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा परिणाम है, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो आए अच्छा है। ये हो जाएगा एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। ध्यान था। टेक्निक ऑफ करिकुलम प्लानिंग, इसका मतलब क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि शिक्षा का तकनीकी क्या क्या है। मतलब कि मेथड ऑफ टीचिंग, सिर्फ नॉर्मल सा दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा दिमाग में समझ में कि क्या इसका मतलब है। तो मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षा का, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होती हैं चीजें, टेक्निक ऑफ करिकुलम प्लानिंग, हम कहते हैं करिकुलम की प्लानिंग करेंगे, उसको ट्रांससेक्शन एंड इवेल्युएट करेंगे, एंड आल्सो कम अंडर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ये सब चीजें किसमें आती हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मतलब कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम कौन सी तकनीक का यूज करेंगे। किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ ना कुछ करिकुलम का प्लान करेंगे, उसमें कंटेंट लाएंगे, कुछ ना कुछ टीचिंग मेथड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस करेंगे, चीज़ों को हम बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई हैं टेक्निक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं उसको। अब अपने टॉपिक है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल वे, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तुम इसका एक वो बता देते हैं, बस ओवरव्यू बता देते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या होता है, औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा ये होती है कि ऐसी शिक्षा जो किसमें दी जाती है, स्कूल में दी जाती है। जो हमारे स्कूल है उसमें जो शिक्षा दी जाती है वो हो जाएगी औपचारिक शिक्षा, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। और नॉन फॉर्मल क्या होगा, जो स्कूल के बाहर दी जाती है, आउट ऑफ स्कूल। आउट ऑफ स्कूल का मतलब क्या हो गया, कौन सी शिक्षा हम लोग आउट ऑफ स्कूल पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टूर पे लेके गए टीचर आपको। ठीक है। आपसे कोई प्रोजेक्ट करवा लिए, तो इससे जो आपको शिक्षा मिली, इसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लैब में कोई कवर करा सकते हैं, आपको फील्ड वर्क दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से जो आपको नॉलेज मिला वो आपका हो गया नॉन फॉर्मल, मतलब गैर औपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन क्या, जो स्कूल में सिखाया जाए, मतलब कि उसका एक करिकुलम होगा, उस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगे, टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, उसका इवेल्युएशन होगा, उसका टेस्ट होगा, उसका एग्जाम होगा। तो ये जो होती है औपचारिक तरीके से फॉर्मल वे में होता है। और आपका दूसरा क्या हो गया, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि ये जो शिक्षा होती है वो कहीं भी दी जा सकती है। ठीक है, कहीं भी दी जा सकती है। ऐसे शिक्षा कहीं भी दी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि ये जो एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। फॉर्मल एजुकेशन तभी तक चल रही है जब आप कहीं न कहीं किसी संस्था से ऐड हैं। नॉन फॉर्मल भी तभी चली, तभी आपको कहीं न कहीं ले जाएँगे। लेकिन जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। हम पूरे जीवन भर इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब कि कहीं भी किसी चीज़ से शिक्षा ले सकते हैं। इसका मतलब कि आप लिविंग थिंग्स से भी सीख सकते हैं, ठीक है, एंड नॉन लिविंग से भी सीख सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, मतलब कि क्या नाम है, आप अपने यहाँ
जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, ठीक है ना? तो बच्चा कैसे सीखता है? इनफॉर्मल वे में ही सीखता है। मान लीजिए कि कोई भी बर्तन, जैसे मान लीजिए कि तवा होता है, वो ज़्यादातर मतलब ठीक है घर में है, तो वो गर्म है, रोटी बनी है तो उसमें गर्म हुआ है। तो बच्चा उसको छू के समझ गया ना कि अगली बार से उसको नहीं छूना है उस चीज़ को। नीडल है, सुई समझ रहे हैं? सुई को बच्चा अगर एक बार छुएगा, उसको चोट लगेगी तो अगली बार वो नहीं छुएगा, क्योंकि वो समझ गया, इनफॉर्मल वे में उससे शिक्षा ले चुका है। वो नॉन लिविंग चीज़ है, तो उससे शिक्षा ले चुका है कि छूने से धँस जाएगा हमको चोट लग सकती है। तो ये आपका, अगर इस टाइप से एजुकेशन मिलेगी तो आपका इनफॉर्मल मतलब कहीं भी शिक्षा मिल सकती है, किसी के द्वारा दी जा सकती है, ठीक है? इसमें लिविंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग्स है। हवा से भी आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे कि हवा का क्या काम, निरंतर चलते रहना है। पहाड़ से शिक्षा ले सकते हैं कि मतलब चट्टान की तरह हम अपनी मुसीबतों में, कुछ भी आए हमें खड़ा ही रहना है हमें, ठीक है? तो किसी भी चीज़ से आप शिक्षा ले सकते हैं। तो अगर इस चीज़ से आप शिक्षा लेते हैं तो आपका इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब कहीं भी किसी के द्वारा शिक्षा आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है? और नॉन फॉर्मल क्या हो गया, जो आपको टीचर आउट ऑफ द स्कूल कोई चीज़ें दे दिए तो आपका हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल क्या होता है, जो शिक्षा हमको स्कूल में दी जाती है, वो हमारा हो गया फॉर्मल एजुकेशन। अब हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सा करेंगे डीपली। फॉर्मल एजुकेशन हो गया, टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। फॉर्मल एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा, आपका ये एजुकेशन कहाँ दिया जा रहा है, स्कूल में दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में तुरंत आ जाएंगी। Teachers use technology to display information, create chart, monitor student to engage student. Student use technology for learning, practicing and expanding what they have learned. इसमें क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, हमको पढ़ना है कि फॉर्मल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में कोई चीज़ अगर आपको, जैसे कि चार्ट पेपर में डिस्प्ले करा दी है, कोई भी चीज़ आपको दिखा दी है, जैसे कि प्रोजेक्टर, आजकल तो स्कूल में अच्छे से जो स्कूल है उसमें क्या आ गया, प्रोजेक्टर वगैरह आ गया है, डिजिटल स्मार्ट ब्लैक बोर्ड हो गया, डिजिटल ब्लैक बोर्ड कुछ भी बोलिए वो भी आ गया है। तो उन सब चीज़ों से स्कूल में, अच्छे से स्कूल में एजुकेशन कराई जा रही है। तो किसी भी चीज़ को बच्चे को डिस्प्ले करा दिया, मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिस्प्ले करा दिए, कोई भी चीज़ क्रिएट कर दिए, चार्ट बना दिए, चीज़ों को देख के मॉनिटर कर रहा है स्टूडेंट। उससे क्या होगा, जो उससे इंगेजमेंट है बच्चों का वो अच्छा रहता है, तो उनकी टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो ऐसा यूज हो गया फॉर्मल वे में एजुकेशन का, फॉर्मल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे होता है। अब देखते हैं कि इनफॉर्मल वे में टेक्नोलॉजी का यूज क्या क्या है। द ट्रूली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस whereby every individual acquire attitude, values, skill and knowledge from daily experience and the educative influence and resource in his or her environment। वास्तव में जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति दैनिक अनुभव और अपने पर्यावरण में शैक्षिक प्रभाव और संसाधनों से दृष्टिकोण, मूल्य और कौशल और ज्ञान प्राप्त कर। इसका मतलब क्या होगा, ये एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अभी हम बताए ना कि कहीं भी मिल सकती है, ठीक है, कहीं भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आप समझिए कि ये क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना? कोई भी आदमी है, कभी भी किसी भी समय में वो अलग अलग टाइप की जो एटीट्यूड है वो अपने आप में अंदर लाता है पूरी जिंदगी। जरूरी नहीं है कि जो भी बचपन में जैसा एटीट्यूड है वही बड़े होने पर है और वही बुढ़ापे में, एटीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है। वैल्यूज सीख सकता है, स्किल सीख सकता है, नॉलेज सीख सकता है, डेली एक्सपीरियंस सीख सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी से भी सीख सकता है कि नहीं? टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इनफॉर्मल एजुकेशन लेने में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो आप उससे मोटिवेट हो गए, तो इनफॉर्मल वे में भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, तो उससे क्या हुई, आपको अंदर मूल्य हुए, मोटिवेट हो गया, आपके अंदर कोई ना कोई अच्छा मूल्य आ गया, ठीक है। स्किल आपको, मान लीजिए आपको रेसिपी बनाना है कोई, आपके वो आता नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, पनीर की रेसिपी बना रहे हैं, आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि आप पनीर की रेसिपी बना सकें। आपने वीडियो देखा, आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई, आपको आ गया पनीर बनाने। तो ये आपके अंदर स्किल भी डेवलप हो गया, नॉलेज भी आपका डेवलप करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, आपने मोबाइल वगैरह यूज़ किया, लैपटॉप जिससे कुछ भी यूज़ किया, तो आपको ताजमहल के बारे में नॉलेज हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रही है हमारे अंदर। और कैसे ला रही है, इनफॉर्मल तरीके से ला रही है।
तो ये हो जाएगा आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या यूज है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इनफॉर्मल वे का मतलब हुआ कि कहीं भी शिक्षा मिल जाए किसी भी तरीके से हमको। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन फॉर्मल का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द स्कूल। छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना, अगर वो आप दिमाग में रखेंगे तो आपको डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ती ही चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। जैसे कि नॉन फॉर्मल जहाँ है, आप समझिए कि ऐसा एजुकेशन जो आपको आउट ऑफ द स्कूल दिया जा रहा है, तो तुरंत ये चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगी। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, नॉन फॉर्मल लर्निंग इंक्लूड्स वेरियस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिचुएशंस व्हिच डू नॉट आइदर हैव टू लेवल अप करिकुलम, जो आपके करिकुलम में नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो हमको मिलती हैं बाहर से, स्कूल के बाहर से अगर चीजें मिली जो आपके करिकुलम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई टूर ले गए, ठीक है, टीचर आपका टूर ले गए, तो जरूरी नहीं कि वो चीज आपके करिकुलम में दिया है, हो भी सकता है कि दिया हो तो भी बाहर लेकर, ये भी दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन ज्यादातर चीजें होती हैं कि हो सकता है आपके करिकुलम में नहीं है, फिर भी आप बाहर टूर गए तो वहां से नॉलेज लेके आओ उसके बारे में। तो ये आपकी जो लर्निंग हो गई वो कैसी हो गई, वो नॉन फॉर्मल लर्निंग हुई। एजुकेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गैर औपचारिक। गैर औपचारिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षा स्थितियां शामिल हैं जिनमें या तो पाठ्यक्रम का स्तर नहीं है, पाठ्यक्रम मान्यता प्रमाणन और औपचारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा जो स्तर है क्या है, इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, और इसमें किसी सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ ऐसे ही स्कूल के बाहर की जो शिक्षा होती है कि कभी आप क्या कभी पिकनिक मनाने गए तो भी आपको कुछ न कुछ क्या शिक्षा, पिकनिक मनाने जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो क्या कौन सी शिक्षा मिल जाती है, इससे बच्चे को बहुत सारी शिक्षा गड़बड़ हो गया। बच्चों को क्या हुआ, शेयरिंग आए, साथ में कैसे रहना, कोऑपरेट लर्निंग पे फोकस हुआ, ठीक है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें हर चीज में कुछ ना कुछ छिपी रहती हैं। उसी हिसाब से जो हमारा करिकुलम है स्कूल में चलता है, या फिर करिकुलम के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है, तो इसीलिए कराई जाती है, इसका कुछ न कुछ लाभ बच्चों के जीवन में इस चीज का जुड़ा हुआ रहता है। हमको कराई ये सब चीजें गई हैं, फॉर्मल एजुकेशन भी कराया गया हम लोग को, नॉन फॉर्मल भी कराया गया है, और क्या कराया गया, इनफॉर्मल भी चीजें हर चीज मिली, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। अब आज जो पढ़ रहे हैं तो वो चीजें आप रिलेट करके अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन और क्या है, आपने एक ओपन लर्निंग, दो दो टॉपिक और हैं आपके, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, दूरस्थ शिक्षा, हिंदी होगी इसकी, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है। दूरस्थ शिक्षा अब अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है, अभी हमारा आपका जो हो रहा है इंटरेक्शन, वो कैसे हो रहा है, वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हो रहा है ना। आप कहीं और बैठ के, पता नहीं कितने दूर दूर से लोग बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट से बैठ बैठ के लोग वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्टेंस पे देख रहे हैं ना। तो ऐसा जो एजुकेशन हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट एक साथ नहीं है, और तब भी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लैक ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब फेस टू फेस चीजें नहीं होती हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग नहीं होती है, हम लोग दूर पे बैठ के चीजों को सीखते हैं, जैसे हम कहाँ से बैठ के पढ़ा रहे हैं और आप कहाँ से बैठ के सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर डिस्टेंस है, तो इस टाइप की एजुकेशन होगी डिस्टेंस एजुकेशन। ओपननेस विथ रिगार्ड्स टू टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टडी, इसमें क्या है, इसमें टाइम और प्लेस की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम चीजों को देख सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स, आपको कोर्स को सिलेक्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है, जैसे कि आप कहीं भी बैठ के आप शिक्षा ले सकते हैं और किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जैसे कि अभी 6 मंथ का भी कोर्स है, 12 मंथ का भी कोर्स है, फर्स्ट प्लस सेकंड पेपर का भी कोर्स है, तो वो आपके ऊपर, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि आप 12 मंथ वाला ही लें, 6 मंथ वाला लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, कि आपके ऊपर, वो लर्नर के ऊपर डिपेंड होता है। यूज ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इम्पार्ट एजुकेशन,
और क्या चीज होती है इसमें, डिफरेंट क्या होती है इसमें, एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे कि हर आदमी अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोई मोबाइल से देख रहा है, कोई लैपटॉप से देख रहा है, कोई किसी चीज से देख रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें से डिपेंड करता है और अलग अलग चीजें इसमें यूज होती है। लर्निंग इज सर्टिफाइड बाय सम इंस्टीट्यूट और एजेंसी। इसमें जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, ये इसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये कहीं ना कहीं से क्या होती है, सर्टिफाइड होती है किसी न किसी इंस्टीट्यूट या एजेंसी। जैसे अभी आज हो रही है, वो कहाँ से सर्टिफाइड, वो फिलर फॉर्म से है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ से डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं वो किसी न किसी चीज से क्या होती है, सर्टिफाइड होती है। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट एंड रेंडरिंग सपोर्ट सर्विस। इसमें क्या हो गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपने हिसाब से उसमें प्लानिंग करते हैं, स्टडी मटेरियल बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं टू द सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका हम क्या, उसका पिलर फॉर्म के थ्रू हम प्लानिंग बनाए हैं, ठीक है। इस ऐप में हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्लानिंग बनाए हैं, प्रिपरेशन करके हम आ रहे हैं, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कोचिंग है वो सर्टिफाइड है किसी न किसी एजेंसी के थ्रू है, तो उस एजेंसी के थ्रू हम आपको डिस्टेंट एजुकेशन दे रहे हैं। अब देखते हैं इसका हिंदी देख लेते हैं। शिक्षकों और छात्रों के बीच क्या होता है, आमने सामने की बातचीत का इसमें अभाव होता है। मतलब आमने सामने बातचीत नहीं होती तो क्या, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, ठीक है। अध्ययन का समय और स्थान के संबंध में खुलापन होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई कभी भी किसी समय 2 बजे रात में भी बैठ के वीडियो देख सकता है, अभी भी देख सकता है, ठीक है। स्थान का भी कुछ नहीं है कि मतलब इसी स्टेट वाले इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलापन होता है, कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी समय किसी भी एज का ले सकता है उसमें, ठीक है। शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। शिक्षा प्रदान के लिए अलग अलग टाइप के क्या होता है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और अलग अलग टाइप की चीजों को, उपकरण का, टूल्स का यूज होता है इसमें। सीखना किसी संस्था या एजेंसी द्वारा प्रमाणित होता है। ये जो चीज होता है वो किसी न किसी द्वारा जो डिस्टेंस लर्निंग कराई जाती है वो कहीं न कहीं से प्रमाणित होता है, मतलब कहीं न कहीं किसी इंस्टीट्यूट से वो अटैच ही होगा। छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री की योजना बनाना, तैयार करना और सहायक सेवाएं प्रदान करना शैक्षिक संस्थान का प्रभाव होता है। मतलब कि जो चीजें तैयार की जाती है, योजना बनाई जाती है पढ़ाई के लिए, कोई सेवा प्रदान की जाती है, वो जिस इंस्टीट्यूट से, मतलब किसी न किसी इंस्टीट्यूट से वो अटैच होता है, उसी के द्वारा ये सब सारी चीजें की जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ओपन लर्निंग क्या होती है। ओपन लर्निंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है इग्नू। इग्नू को सब लोग ने जाना होगा, ठीक है, इग्नू, ठीक है। और क्या क्या है, और एक इलाहाबाद से है राजर्षि टंडन, वो भी क्या है, ओपन लर्निंग का है। बहुत सारे ओपन स्कूल हैं, दो मैं बता रही हूँ। इसमें क्या क्या होता है, फॉलोज ओपन डोर एकेडमिक पॉलिसी विथ मिनिमल टू नो एंट्री रिक्वायरमेंट। और ये ओपन डोर है, मतलब कि कोई भी कभी भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई ये बाधा नहीं है कि इस एज वाला ही करेगा, और जेंडर की भी कोई बाधा नहीं है, ठीक है। कोई ये नहीं, कास्ट भी नहीं है उसमें कि इस कास्ट का करेगा उस कास्ट का नहीं करेगा, ठीक है, जैसा हम लोग वेद वेदास वगैरह में देखे थे। तो ये ओपन है, पूरी तरह सबके लिए ओपन है, किसी एज का, किसी जेंडर का, किसी कास्ट का, ठीक है, किसी रिलीजन का, कोई भी क्या, कभी भी इसको ओपन डोर है, इसका दरवाजा हमेशा खुला है। ये पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई भी एनरोल कर सकता है, मतलब कि जैसे इग्नू हुआ, राजर्षि टंडन हुआ, और भी बहुत सारे हैं। डज नॉट रिक्वायर प्रियर एक्सपीरियंस एकेडमिक रिकॉर्ड और रेफरेंस। इसका क्या है, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई एकेडमिक रिकॉर्ड की भी जरूरत नहीं होती है, और किसी रेफरेंस की, मतलब किसी के द्वारा रेफरेंस लेके आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सबके लिए खुला होता है, कोई जब चाहता है इसमें एडमिशन करा सकता है। ऑफर्स रिलैक्सेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसमें जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ड्यूरेशन भी होता है, मतलब कि 3 ईयर का जो डिग्री प्रोग्राम है आप उसको 6 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे इग्नू में होता है कि इग्नू में, अगर इग्नू के थ्रू अगर मान लीजिए एमआई करना चाहते हैं तो एमआई आपका क्या है, एमआई आपका 2 साल का कोर्स है, पर इग्नू के थ्रू आप उसको, मुझे कंफर्म नहीं है कि 3 साल या 4 साल, लेकिन है उसमें कुछ, मान लीजिए, मान के चलिए कि 4 साल, मतलब ये नहीं है कि आपको 2 साल में कंप्लीट करना, वो आप 3-4 साल में भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड है,
ठीक है, शायद 4 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको जैसे अभी आप कहीं और से कर रहे हैं, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो मैं आपको 2 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। पर ओपन लर्निंग में ऐसा नहीं है। आप अगर 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ, तो अगले सेमेस्टर में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1 सेमेस्टर का असाइनमेंट नहीं भर पाए, तो आप अगले सेमेस्टर का में असाइनमेंट दे दीजिएगा। मतलब वो पूरी तरह से ये होता है, जैसे कि उसका एग्ज़ाम है 10 तारीख को, 10 तारीख से आपका नेट का पेपर है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं उसमें, तो वो वाला पेपर आप छोड़ के आप बाद में अगली बार उसको दे सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं, मतलब 2 साल का कोर्स आप खींचते-खींचते 3 साल, 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है तीसरे पॉइंट में। An economical way of pursuing higher education as the fee structure is affordable, मतलब कि इसमें जो फी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है हायर एजुकेशन के लिए। ये ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए यूज होता है। जो ओपन लर्निंग है वो ज़्यादा हायर एजुकेशन में यूज होता है। हाँ शिल्पी, मैं तो वही बता रही हूँ ना, ओपन एंड डिस्टेंस ही बता रही हूँ। पूरा बता लेने दीजिए। बेनिफिशियल फॉर द वर्किंग क्लास पीपल्स एज वेल एज फॉर दोज लिविंग इन द रूरल एरिया। ये क्या होती है? इसमें जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी किसी भी क्लास का आदमी हो, क्लास से मतलब इसमें है कि कैसा भी हो, मतलब कि अमीर गरीब जैसा भी आदमी हो, किसी भी क्लास का जो पीपल है वो इस चीज़ को अटेंड कर सकता है। ओपन लर्निंग को मतलब राजस्थान स्टैंडर्ड में कोई भी आके ले सकता है, ठीक है। जो ओपन लर्निंग है वो क्या है, वो डिस्टेंस लर्निंग का एक पार्ट है। जो डिस्टेंस लर्निंग है वो भी क्या है, वो ओपन लर्निंग है, लेकिन वो ओपन लर्निंग का एक पार्ट है, डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग को हम ओपन लर्निंग बोल सकते हैं और ओपन लर्निंग को हम डिस्टेंस लर्निंग दोनों बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अगर बोल सकते हैं कि वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि कभी-कभी किसी-किसी चीज़ों की क्राइटेरिया होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोर्स आप इसमें जॉइन कर रहे हैं, तो उसमें आपके कुछ न कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं उसमें, हुँ? कि ये आपके लिए होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ओपन लर्निंग ये सबके लिए होता है, कभी भी कोर्स में आ सकता है, कभी भी कोर्स से जा सकता है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे गवर्नमेंट भी बहुत सारे कोर्स ऐसे लॉन्च किए हैं, जिसमें कोई भी कभी भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे एक उदाहरण के तरह में व्यावहारिक तरीके से बस इसको समझिए कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे एजुकेशन चैनल चलाते हैं, तो उसको आप कभी भी जाके देख सकते हैं, कोई भी जाके देख सकता है। इसमें कोई किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर जिसको जिस नॉलेज लेनी है, जैसे कि इसमें डीटीएच पे बहुत सारे चैनल आते हैं, तो वो क्या है, वो आपका ओपन लर्निंग हो रही है, वो खुला है, जिसको मन किया गया, जिसका नहीं मन किया नहीं किया। डिस्टेंस लर्निंग क्या है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको इनरोल्ड होना पड़ेगा उसमें लिए, ठीक है। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आपको एनरोल्ड होना है, आपको उसमें जाना है। हुँ? तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस लर्निंग। ओपन डोर अकादमिक नीति का पालन करता है और न्यूनतम प्रवेश आवश्यकताओं के साथ, मतलब प्रवेश के लिए कोई ऐसा इसमें क्राइटेरिया नहीं नहीं लगाई जाती है। पूर्व अनुभव अकादमिक रिकॉर्ड या संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या किसी आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, आपको किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, आपके पास ये डिग्री हो वो डिग्री हो, इस सभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी का रेफरेंस लेके आपको नहीं जाना है। कार्यक्रमों की अवधि में छूट प्रदान करता है, जैसे कि 3 साल का डिग्री प्रोग्राम 6 साल में भी पूरा किया जा सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक किफ़ायती तरीका है, क्योंकि इसमें जो शुल्क है वो बहुत ही सस्ता होता है। कामकाजी वर्ग के लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्र, मतलब अगर कोई कामकाजी है कि जैसे कि कुछ लोग हैं अपना क्लास भी कर रहे हैं और ये नेट का जो पैकेज है वो भी लिए हुए हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कामकाजी उनका कुछ न कुछ काम चल रहा है और उसके साथ-साथ उनकी नेट की प्रिपरेशन भी हो रही है। कुछ लोग उसमें ग्रामीण के हैं, कुछ लोग शहरी के हैं, मतलब सारे लोग उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की अपना। तो इस पॉइंट से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लर्निंग की थ्योरीज़ क्या-क्या हैं। तो लर्निंग की थ्योरीज़ आपकी 3 तरह की लर्निंग थ्योरीज़ होती है, ठीक है? सब एक के बाद एक आई नहीं है। पहले क्या आया है? बिहेवियरिज़्म, मतलब व्यवहारवाद आया है। दूसरा क्या आया है कि कॉग्निटिज्म आया है। कॉग्निटिज्म को बोलते हैं संज्ञानवाद, ठीक है। फिर क्या आया है? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को बोलते हैं संरचनावाद। पहले क्या आया? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब ये हो गया कि
चीजें हम कैसे सीखते हैं? अपने व्यवहार से सीखते हैं, मतलब कि हम बाहर से सीखते हैं। एक तरह से समझिए जो हमारा व्यवहार में चेंज होता है वो बाहरी कारणों से होता है। ठीक है, इस सबका बना हुआ स्लाइड मैं इस पे बताती हूँ। हाँ, दोनों में टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है, लेकिन ये चीज डिस्टेंस में ज्यादा होता है। डिस्टेंस लर्निंग हम लोग इग्नू को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी कर सकता है उसमें। जैसे कि अभी बताया कि मैंने एमए का जो कोर्स है 2 साल का है, आप 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि जो कि डिस्टेंस लर्निंग है वो किसका पार्ट है? वो आपका ओपन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, ओपन लर्निंग एक ब्रॉड चीज है, वो उसी का पार्ट है डिस्टेंस लर्निंग। ओपन लर्निंग का एग्जांपल आप कुछ भी समझ लीजिए, जैसे आपको यूट्यूब का फ्री वीडियो है, वो ओपन लर्निंग। जैसे कि एक देखिए, एक नॉर्मल सा उदाहरण लीजिए, जैसे खान सर की वीडियो आती है। ठीक है, वो ओपन लर्निंग का उदाहरण है। वो अच्छी अच्छी चीजों को आपको जानकारी देते हैं। आप भी देखते होंगे, ठीक है, आपके घर वाले देखते हैं, मम्मी पापा भी देखते होंगे। मतलब आदमी नहीं पढ़ रहा है फिर भी उनकी वीडियो देखता है, क्यों? क्योंकि वो नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज चीजें अच्छी होती है, वो हमको रिलेट होती है हमारे जीवन से, तो वो हमको अच्छी लगती है कि हाँ, हमको भी नॉलेज होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें पे वो बनाए, ट्रेन पे बनाए, एरोप्लेन पे बनाए, तो हम चीजों को देखने का मन करता है उसको, उससे नॉलेज लेने को। वो ओपन सोर्स है कि कोई भी आके उसको देख सकता है, कोई भी जाके उसको कर सकता है। मतलब वो किसी चीज़ से कोई अटैच नहीं है। वो एक तरह से आपको नॉलेज दी जा रही है, अब लेना नहीं लेना आपका काम है। जो ज़रूरत जिसको है वो ले रहा है। और डिस्टेंस लर्निंग के लिए आपको उसमें क्या करना है, किसी भी एकेडमिक चीज़ में आपको एनरोल्ड होना पड़ेगा। ठीक है? एनरोल्ड होना पड़ेगा उसमें। आपका कुछ न कुछ उसमें एकेडमिक ईयर होगा डिस्टेंस लर्निंग का। कुछ न कुछ उसका एकेडमिक ईयर होगा कि आप इससे मतलब कि अगर एमआई है 2 से 4 के बीच में ही करना है, उसके बाद आपको कोर्स खराब हो जाएगा, आप नहीं कर पाएँगे। ठीक है? आपको उसमें एनरोल्ड होना है, वो चीज़ें किसी न किसी एकेडमिक चीज़ से अटैच होंगी। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या है? ये ओपन सोर्स है, जब जो चाहे आए, देखे, उसको जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं। ठीक है? ओपन लर्निंग होता है, गूगल बेस होता है। जैसे गूगल में आज भी आप सर्च करेंगे तो आप नाम ले सकते हैं। 10 साल बाद आपका जेआरएफ निकल जाए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, तो भी आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो आप गूगल पे गए, ओपन लर्निंग के थ्रू आप सोर्स को मतलब नॉलेज आप ले सकते हैं उस सोर्स के थ्रू। तो ये आपका हो जाएगा ओपन लर्निंग। आगे समझ में शिल्पी? डिस्टेंस लर्निंग जो भी हम कर रहे हैं, मतलब कि आप एक कोर्स में इनरोल्ड हैं, आपका कुछ न कुछ टाइम पीरियड, आपका बाउंडेशन, आप किसी न किसी एकेडमिक चीज से, किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं। समझ में आया शिल्पी? फिर हम आगे बढ़े तब हम बताएं थ्योरीज के बारे में बात करें। ओके शिल्पी, ठीक है। तो हम थ्योरी के बारे में एक बार बात करते हैं, फिर क्लास 1 घंटे हो गए, खत्म करते हैं। ओके, तो 3 लर्निंग थ्योरीज क्या है? बिहेवियरिज्म मतलब कि व्यवहार। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि जो हमें नॉलेज मिलती है, जो हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं? बाहरी चीजों से करते हैं। और कॉग्निटिव क्या बोलता है कि हम खुद से नॉलेज करते हैं, आंतरिक चीजों। और कॉन्स्ट्रक्टिव क्या बोलता है? हम चीजों को संरचना करते हैं। हम अभी पूरा अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, बाहर से लेते हैं। और इसका क्या करता है? हम नॉलेज का क्या करते हैं? संरचना करते हैं। मतलब कि हम चीज़ों को व्यवहार के द्वारा सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नेट निकल गया, अब हम भी पढ़ाई करें, मेरा भी नेट निकल जाए। तो ये क्या हुआ? ये हम दूसरे के व्यवहार से सीख रहे हैं। इसका अच्छा आया, उसका रिजल्ट आया, तो मैं भी ये काम करूँ। कॉग्निटिव थ्योरी का क्या होगा कि हम चीज़ों को क्या सीखते हैं? सॉरी, इसका क्या होगा? अंदर से, आंतरिक होगा। ठीक है? इसका आंतरिक होगा। हाँ, गलत टाइप लिख दी मैं। आंतरिक। कॉग्निटिव बोलता है कि चीज़ों को हम अपने संज्ञान के द्वारा लिखते हैं, संज्ञानवाद बोलते हैं। आंतरिक चीज़ों को मतलब कि मेरा अंदर से मन किया कि मैं नेट क्वालीफाई करूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, मैं प्रोफेसर हो जाऊँ। तो ये हमारा क्या होगा? कॉग्निटिव थ्योरी बताती है। और कॉन्स्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्ट मतलब कि हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, अपनी संरचना का निर्माण हम खुद कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं है, ना हम अंदर से सीख रहे हैं, ना बाहर से सीख रहे हैं, हम खुद उसका निर्माण कर रहे हैं, हम खुद अपना कॉपी किताब कर ले आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब अपने से सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं कि हम नेट जेआरएफ मेरा हो जाए। ये हो जाएगा लर्निंग थ्योरी। ये 3 तरह की थ्योरीज हैं जो हम आपको
पहले बता चुके हैं यूनिट 3 में, आप लोग जाके वहाँ की वीडियो देख लीजिए, डिटेल में मैंने एनालिसिस किया पूरी चीज़ों को, बार-बार बताऊँगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा बस। ओके, कल हम लोग पढ़ते हैं वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास फिर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम लोग का फर्स्ट पेपर की क्लासेस शुरू हो गई, 7 बज गया ना, क्लास शुरू हो गई होगी, तो जिसका है वहाँ जाए, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गया। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, बाय।